बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। हमने पाक स्टडीज़ की नई किताब सेकंड ईयर की और उसका चैप्टर नंबर 4, जिसके अब तक हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, जबकि आज हम चौथा अहम टॉपिक और एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। आपके इल्म में है कि ये सिलसिला तसलसल के साथ जारी है और हम इंशाअल्लाह किताब मुकम्मल करके ही दम लेंगे। आज के लेक्चर में हम जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंसानी हुकूक का आलमी मंशूर 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये जो टॉपिक है ये पुरानी जो सेकंड ईयर की बुक थी उसमें भी इम्पोर्टेंट था, नई बुक में भी ये टॉपिक एज इट इज़ शामिल कर दिया गया है। तो यकीनन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इस मर्तबा भी इम्पोर्टेंट रहेगा। लिहाजा इंतहाई आसान टॉपिक, अगर आप इसकी सिर्फ हेडिंग्स फिंगर टिप्स पे याद कर लेते हैं तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं कि जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अजीज़ तलबा व तालिबात, जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने, चूँकि इसके अंदर बात की गई है मंशूर की, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मंशूर किसको कहते हैं। तो आपने सबसे पहले मंशूर की तारीफ़ ख़ुद से लिखनी है, जो आपकी बुक में लिखी हुई नहीं है। तो जब भी ये लॉन्ग आ जाए तो आपने मंशूर की डेफिनेशन ऑफ मैनिफेस्टो, मंशूर की तारीफ़, वो कहता है ऐसी दस्तावेज़ जिसमें बाज़ हुकूक व फ़राइज़ और इक़्तिदार व इख्तियार को तस्लीम कर लिया गया हो, ऐसी दस्तावेज़ मंशूर कहलाती है। यानी ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसी तहरीर जिसमें इंसानों के हुकूक और फ़राइज़ को तस्लीम कर लिया हो, तो ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसी दस्तावेज़, ऐसी तहरीर, ऐसी किताब जिसमें हुकूक व फ़राइज़ लिखे हुए हों लोगों के, उसको हम मंशूर का नाम देते हैं। ये तो उर्दू वाले बच्चे डेफिनेशन लिख लेंगे और जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो डेफिनेशन लिखेंगे अ डॉक्यूमेंट इन विच सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज, पावर एंड अथॉरिटी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इज कॉल्ड मैनिफेस्टो। आपने ये मैनिफेस्टो की, मंशूर की तारीफ लिख लेने के बाद आप आ जाएंगे अपनी बुक की तहरीर पर, और जहाँ से इस टॉपिक में बुक की पहली लाइन शुरू हो रही है वहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, तारुफ। और इस तारुफ में बड़ी सादा सी बात बयान की गई है। वो ये कहते हैं कि फरवरी 1948 में, अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, MCQs है, आपसे ये MCQs के तौर पर पूछा जाएगा कि फरवरी 1948 में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंसानी हुकूक का कमीशन। यानी एक टीम बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, ग्रुप ऑफ पीपल एक क्रिएट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, जिसके ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि भाई आपने इंसानों के हुकूक लिखने हैं, इंसानों के हुकूक लिखने हैं कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में, किसी भी रेस से ताल्लुक़ रखने वाले, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले, किसी भी सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले, अलग अलग पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी लोग आबाद हैं, आपने उनके हुकूक लिखने हैं। इस कमीशन ने एक मुसव्वदा तैयार करने का आगाज़ किया। अब आप देखिए, पूरी दुनिया के लिए इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने थे, तो इनके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना इंतहाई मुश्किल काम था, क्योंकि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मजहबी रिवायात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। जब ये अक़वाम मुत्तहिदा बनी 1945 में, तो उस वक्त इसके जो टोटल मेंबर थे पूरी दुनिया के ममालिक में से, वो 58 मेंबर थे उस वक्त।
अब 58 मुल्कों के लोगों के रिलीजियस आइडियाज़ डिफरेंट, पॉलिटिकल आइडियाज़ डिफरेंट, इकोनॉमिक आइडियाज़ डिफरेंट, कल्चरल, सोशल, अलगरज हर तरह के आइडियाज़ डिफरेंट थे। इनके लिए सब लोगों के लिए एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना बड़ा मुश्किल था। बहरहाल इन्होंने, इस इंसानी हुकूक के कमीशन ने बड़ी मेहनत करके एक डॉक्यूमेंट, एक मुसवदा तैयार कर लिया। जब तैयार कर लिया तो अगले पैराग्राफ पर आप हेडिंग लिखेंगे मुसवदा की मंजूरी, अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट। अप्रूवल ऑफ डॉक्यूमेंट, वो कहते हैं कि इंसानी हुकूक का वो कमीशन वो अपनी पूरी इंसानियत के लिए, यानी 58 ममालिक जो उस वक्त मेंबर थे, उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ, हर महीने के बाद, साल गुजरने के बाद, अब तो यूएनओ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के पूरी दुनिया में बेशुमार ममालिक इसके मेंबर बन चुके हैं, मगर उस वक्त 58 ममालिक इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। तो अब हुआ ये कि उन्होंने, वो जो इंसानी हुकूक की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। तैयार करके अक़वाम मुत्तहिदा का जो सबसे बड़ा इदारा है, अक़वाम मुत्तहिदा का जो सबसे बड़ा फ्लोर है, अक़वाम मुत्तहिदा का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जिसका नाम है जनरल असम्बली, जनरल असम्बली का इजलास हुआ। इस इंसानी हुकूक के कमीशन ने वो जो पूरी इंसानियत के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, वो जाके प्रेजेंट कर दिए जनरल असम्बली में। जनरल असम्बली के लोगों ने उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ा और पढ़ने के बाद 10 दिसंबर 1948 को इंसानी हुकूक का आलमी मंशूर अप्रूव कर दिया। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हर साल 10 दिसंबर जो यूएनओ है वो इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाती है। ये बातें तो बात ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं कि यूएनओ ने तो इंसानियत को हुकूक 1948 में दिए, जबकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये तमाम तरह के हुकूक दे दिए हुए हैं, बल्कि इन्होंने कम दिए हैं। और आज से 1400 साल पहले न सिर्फ इंसानों को, बल्कि जितनी मखलूक़ात इस दुनिया के अंदर पाई जाती हैं, तमाम मखलूक़ात को, यहाँ तक कि न सिर्फ ज़िंदा बल्कि जो मुर्दा हो जाएं, उनको भी हुकूक अता कर दिए। अब आप देखिए, इस्लाम में मुर्दा के भी हुकूक हैं। इसी तरीके से अलगरज ज़िंदगी के तमाम सेक्टर्स में दे दिए हैं, मगर अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूएनओ ने पूरी इंसानियत के लिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में पास किया। अब बेटे, जब आपने ये इब्तदाई इंट्रोडक्शन और मुसवदा की मंजूरी की बात लिख ली, अंडरलाइन कर ली एमसीक्यू, तो उसके बाद अब हम आते हैं कि उन्होंने कौन कौन से हुकूक दिए। सबसे पहला, ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल। पहले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे, तमाम इंसान बराबर हैं। आइए ज़रा अपनी बुक पर भी साथ साथ देखते जाइए और पहले पॉइंट पर आप हेडिंग लिख लेंगे। वो कहते हैं जी, तमाम इंसान आज़ाद पैदा हुए हैं, हुकूक और इज़्ज़त के लिहाज से भी सब बराबर हैं, और लिहाजा चूँकि बराबर हैं, इस वजह से ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी का रवैया हर एक के साथ रखा जाएगा। ये बेटे पहला पॉइंट उन्होंने दिया कि तमाम इंसान बराबर है, आज़ाद है। नंबर 2 पर आप हेडिंग लिखेंगे, बराबरी का सलूक, बराबरी का रवैया, एटीट्यूड ऑफ इक्वालिटी। उन्होंने पिछले पॉइंट में बताया था कि जब सब इंसान बराबर हैं, आज़ाद हैं, तो लिहाजा अब अगले पॉइंट में वो बताते हैं कि बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कोई गोरा है या काला, अमीर है या गरीब, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी रेस से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है, हर एक के साथ बराबरी का मामला किया जाएगा और किसी भी एतबार से किसी को नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा, किसी को कमतर या बुलंद नहीं समझा जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पर आप लिखेंगे, ज़ाती दिफा का हक, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। हर बंदे को, खा वो दुनिया के किसी भी खित्ते में रहता है, उसको बराबरी का हक दिया जाएगा। और इसमें उन्होंने लिखा कि हर शख्स को अपनी जान,
आज़ादी और ज़ाती दिफा का मुकम्मल हक़ हासिल है, अपनी जान बचाने का हक़ हासिल है, अपने ज़ाती डिफेंस का हक़ हासिल है और उसे आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। अगले पॉइंट पर आप बेटे हेडिंग लिखेंगे ग़ुलामी की मुमानिअत, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी। किसी को ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता, ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त बैन कर दी गई, सब लोग आज़ाद दुनिया के अंदर पाए गए हैं। उसके बाद 5वें पॉइंट पर आप लिखेंगे इस्तेसाल का ख़ात्मा, एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी की साथ ज़िल्लत अमेज़ रवैया नहीं रखा जाएगा और किसी भी बंदे को जिस्मानी सज़ा नहीं दी जाएगी, ये इस्तेसाल का ख़ात्मा। उसके बाद अगला पॉइंट है शख्सियत का कानूनी हक़, शख्सियत का कानूनी हक़। हर बंदे को कानूनी तौर पर अपनी एक शख्सियत मनवाने और बनाने का हक़ दे दिया गया, यानी हर शख्स को कानूनी तौर पर एक शख्सियत तस्लीम कर लिया गया। अगले पॉइंट पर आप आ जाएंगे और हेडिंग लिखेंगे कानूनी दिफा का हक़, कानूनी दिफा का हक़। तो हर बंदे को लीगली अपना डिफेंस करने का मुकम्मल राइट दे दिया गया और चूँकि इसलिए दिया गया कि तमाम इंसान बराबर हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, अगले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे इंसाफ का हक़। चूँकि हर बंदे को अपनी शख्सियत मनवाने का हक़ है ना, तो हर बंदे को अपने ज़ाती दिफा का भी हक़ है। तो फिर जब दिफा का हक़ है तो फिर दुनिया भर की तमाम अदालतें हर बंदे को इंसाफ मुहैया करने की पाबंद हैं और हर बंदे को उसकी शख्सियत के मुताबिक जस्टिस लेने का, राइट ऑफ जस्टिस हासिल है और उस पर किसी किस्म की कोई जो है वो ज़्यादती नहीं उसके साथ की जाएगी, बल्कि उसको इंसाफ फराहम किया जाएगा। अगला पॉइंट है हाकिम का इख्तियार, राइट ऑफ हेड। किसी भी स्टेट का जो हेड है वो अपने किसी हुक्म को जारी करके किसी बंदे को अपनी मर्जी से गिरफ्तार नहीं कर सकता, किसी बंदे को मुल्क से निकाल नहीं सकता और किसी बंदे को अपनी मर्जी से सज़ा नहीं दे सकता। अब आप देख लीजिए कि हमारे मुल्क के अंदर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस पर जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर भी अमल नहीं होता और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उसमें भी हुक्मरान तबकात अमल पैरा नहीं होते। यहाँ हाकिम जिसकी चाहे बेटी उठवा ले, चाहे जिसकी को बेइज्जत करवा दे, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर दे, किसी को गिरफ्तार करवा दे, किसी को मुल्क से निकलवा दे, जो चाहे ये हुक्मरान कर लेते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं है, जबकि आलमी कवानीन भी इसकी इजाज़त नहीं देते। अगले पॉइंट पर लिखेंगे मुकदमे की समाअत का तरीका। वो कहते हैं जी कि अगर हर फर्द को हक हासिल है कि वो अगर उस पर कोई इल्ज़ाम लगा है तो वो किसी भी अदालत में जाके अपना मुकदमा दायर करवा सकता है और मुकदमा दायर जब हो जाएगा तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल फेयर तरीके से होगी, उस पर किसी का प्रेशर नहीं होगा। यानी हर बंदे की बात को अदालतें न्यूट्रल होकर सुनेगी। ये नहीं है कि चौधरी का, वडेरे का, एमएनए का, एमपीए का ऑर्डर आ गया है तो लिहाजा अब जो जज साहब हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करते फिरे या उस चौधरी की कॉल के मुताबिक फ़ैसले करते फिरे और गरीब बेचारा जुल्म की चक्की में पिसता रहे। बल्कि मुकदमे का तरीक़ाकार ये होगा कि जिस भी बंदे ने अपना मुकदमा दायर करवाया है अदालतें न्यूट्रल होकर ईमानदाराना उसका फ़ैसला करेंगी। ये तमाम तरह के हुकूक इंसानों को दिए गए। अगला हक़ है अदम मुदाखलत का हक़, राइट ऑफ नो इंटरफेरेंस। उसने कहा जी किसी भी बंदे की पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, घर बार की ज़िंदगी में, ख़तो किताबत के मामलात में कोई बंदा भी
इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी अगर किसी ने कोई ख़त लिखा है या आजकल चैटिंग करते हैं लोग, तो अब किसी बंदे को ये राइट नहीं है कि वो किसी की चैटिंग को लीक आउट कर सके या किसी के ख़िलाफ़ कोई बात कर सके या किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सके। इसकी इजाज़त आलमी मंशूर नहीं देता। और उन्होंने कहा जी कि अगर कोई करता है तो जिसकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस हुई है उसको कानूनी तौर पर अपना डिफेंस करने का मुकम्मल हक हासिल है। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 पे आ जाएंगे, आमदोरफ्त का हक। किसी भी बंदे को मुल्क के अंदर राइट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, मुल्क के अंदर मुल्क से बाहर किसी भी बंदे को नज़रबंद नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ तो आए रोज़ किसी न किसी बड़े आदमी को, यहाँ तक कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जैसे लोग भी इस मुल्क में नज़रबंद ही रहे। तो किसी बंदे को नज़रबंद नहीं किया जा सकता कि वो अपने घर के अंदर ही रहे और उसको बाहर आने जाने की इजाज़त ना हो। वो मुल्क के अंदर भी आज़ादाना तौर पर आ जा सकता है, मुल्क से बाहर भी आज़ादाना तौर पर आ जा सकता है। अगला पॉइंट है हकीकी मुजरिम, रियल कल्प्रेट। रियल कल्प्रेट कौन होता है, हकीकी मुजरिम कौन होता है, किस बंदे को हम मुजरिम कह सकते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहता है कि जिस बंदे को अदालत मुजरिम डिक्लेयर कर दे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, MCQs है, जिसको अदालत मुजरिम डिक्लेयर कर दे सिर्फ उसी को हम मुजरिम कह सकते हैं, किसी और बंदे को हम मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसके बाद अगला पॉइंट है पनाह का हक, राइट ऑफ असाइलम। अगर किसी बंदे को अपने मुल्क में जान का, माल का, इज्जत का, आबरू का खतरा है तो वो दुनिया के किसी भी मुल्क में असाइलम ले सकता है, पनाह ले सकता है। उसको पनाह लेने की मुकम्मल आज़ादी है और जिस भी मुल्क में वो पनाह लेगा उस मुल्क के जितने बाकी सिटीजन्स हैं उनको जो राइट्स मिलते हैं, इस पनाह लेने वाले, असाइलम लेने वाले बंदे को भी उस मुल्क के कानून के मुताबिक मुकम्मल सहूलियात हासिल होंगी, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अगला पॉइंट है कौमियत का हक। हर बंदे को राइट ऑफ नेशनलिज्म, हर बंदे को नेशनलिज्म का, कौमियत का हक हासिल है। वो नेशनैलिटी ले सकता है किसी भी मुल्क की और अपनी शनाख्त के मुताबिक वहाँ पर ज़िंदगी बसर कर सकता है। अगला पॉइंट है राइट ऑफ मैरिज। हर बंदे को शादी का हक हासिल है और वो क्या, बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के और बग़ैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, जिस कौम में चाहे, जिस बरादरी में चाहे, जहाँ चाहे अपनी मर्ज़ी से वो शादी कर सकता है। आप बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद इस्लाम ने अपनी मर्ज़ी के साथ शादी करने का हक नहीं दिया, तो ऐसी बात नहीं है। कुरान की आयत इसके ऊपर मौजूद है, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा। आप वहाँ शादी करें जहाँ आपको पसंद हो, जो ख़वातीन आपको पसंद हो आप उनसे शादी कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में होता है कि मामू की बेटी के साथ ही शादी होगी या मामू के बेटे के साथ या फुप्पो की बेटी के साथ, बल्कि अगर इस्लामी तालीमात को पढ़ा जाए और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इस बात पर शाहिद हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़न मैरिज को पसंद नहीं फरमाया, इसको डिस्करेज किया है और मना फरमाया है कि इससे गुरेज किया जाए, बल्कि आप विद इन फैमिली या आउट ऑफ फैमिली जहाँ चाहें, जहाँ आपको पसंद हो, पसंद की शादी करने का आपको इस्लाम भी इजाज़त देता है और उसके साथ साथ जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो भी आपको शादी करने का हक देता है। उसके बाद अगला है जायदाद का हक। हर बंदे को जायदाद बनाने, जायदाद रखने और उसको आगे बढ़ाने का मुकम्मल हक हासिल है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। अगला है राइट ऑफ रिलीजन, मजहबी आज़ादी और मज़हब की आज़ादी। यानी आप जो मज़हब चूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं और मज़हब चूज़ कर लेने के बाद आपको अपने मजहबी रिवायात के मुताबिक तमाम तर रसूमात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी है। अगला है राइट ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार राय का हक। हर बंदे का एक पॉइंट ऑफ व्यू है और हर बंदे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी जगह पर
بیان کرنے کی مکمل آزادی ہے، کسی پر بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آزادی اظہار رائے کی نام پر بہت سارے یورپین ملکوں میں نعوذ باللہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں۔ وہ نعوذ باللہ کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، اور اس کو وہ آزادی اظہار رائے کا نام دیتے ہیں، جبکہ اسی قانون کے اگلے حصے میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے جو مذاہب کے بانی ہیں، مثلا ہندوازم کا ایک بانی ہے، سکھ ازم کا ایک بانی ہے، عیسائیت کے بانی ہیں، اسی طرح اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کسی بھی مذہب کے بانی کے خلاف کوئی شخص بات نہیں کرے گا۔ یہ بات بھی اسی کے اندر ہی لکھی ہوئی ہے، لیکن جب اپنے ہیڈز کی بات آتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے، یا بدھا کی بات آتی ہے، یا اور ہیروز کی جو ان کے اپنے ہیں بات آتی ہے، تو اس وقت وہ اگلا حصہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب اسلام کی باری آتی ہے تو اس کو وہ فریڈم آف ایکسپریشن کا نام دے کر نعوذ باللہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر وہ حملہ کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کا بنتا کچھ نہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بڑھانے کا ذمہ اللہ نے خود وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر خود لے رکھا ہے، لہذا ان کے کرنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ اس آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے۔ اگلا ہے جماعت بنانے کا حق۔ ہر بندے کو اپنی پولیٹیکل، سوشل، ویلفیئر، ریلیجیس جماعت بنانے کا، پارٹی بنانے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اس کے بعد ہے حکومت میں حصہ کا حق۔ ہر بندے کو کسی بھی گورنمنٹ میں شامل ہونے کا مکمل حق حاصل ہے۔ کاروبار کا حق، کوئی بزنس، کوئی جاب جو بندہ کرنا چاہے اس کو کرنے کا حق حاصل ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اگلا ہے مناسب معیار زندگی کا حق، رائٹ آف ایوریج لیونگ سٹائل۔ ہر بندے کو ایک مناسب معیار زندگی کا، یعنی پاورٹی کی لائن سے نیچے یا پاورٹی پر زندگی بسر نہیں کرے گا، بلکہ ایک مڈل لائف سٹائل جو ہے وہ ہر بندے کو دیا جائے گا، فراہم کیا جائے گا، اور اس کو حق حاصل ہوگا۔ اگلا ہے تعلیم کا حق۔ ہر بندے کو ایجوکیشن حاصل کرنے کا مکمل حق حاصل ہے، وہ جتنی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اگلا ہے ثقافتی زندگی اور سائنسی ترقی کا حق۔ ہر جو انسان ہے، خواہ وہ کسی بھی ملک میں رہتا ہے، تو اس کو اپنی ثقافتی زندگی میں نہ صرف پارٹیسپیٹ کرنے کا حق ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ماڈرن سائنس ڈیولپمنٹ کر رہی ہے، نئے نئے انسٹرومنٹ لا رہی ہے، نئے نئے ٹولز لا رہی ہے، نئے نئے گیجٹس لا رہی ہے، وہ ان کو بھی استعمال کرنے کا مکمل حق رکھتا ہے۔ کسی پر کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ 25 پوائنٹس ہیں، یہ کافی ہیں، اس میں کوئی اضافی معاملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ اینڈ پر ایک خلاصہ کلام کی ہیڈنگ دے دیں گے، ایک کنکلوژن کی ہیڈنگ دے دیں گے، جس میں آپ یہ بات 2-4 جملوں میں واضح کر دیں گے کہ یہ تمام طریقے کے جو رائٹس ہیں، یہ ہر انسان کو، خواہ وہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی خطے میں، کسی بھی جگہ پر رہتا ہے، اس کو حق حاصل ہیں، اور یہ اپنے اپنے جو ملک ہوتے ہیں ان کے قوانین میں بھی انہیں حق حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی منشور ہے، جو UNO نے بنایا ہے، جو تیار کیا تھا انسانی حقوق کے کمیشن نے، وہ تمام تر کے حقوق بھی تمام لوگوں کو حاصل ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایک انتہائی آسان سا ٹاپک، یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ فنگر ٹپس پہ ان کی ہیڈنگز یاد کیجئے، تعریف یاد کیجئے، اور بڑی آسانی کے ساتھ اس کویسچن کو لکھا جا سکتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اس امید کے ساتھ اور اس پیشن کے ساتھ کہ یہ لیکچرز نہ صرف خود سنیں بلکہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔